हाय एवरीवन, वेलकम टू द सॉल्यूशंस एंड ट्रिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश का इतिहास। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि अगर इसमें कुछ भी पार्ट छूट जाता है तो उसका ये मतलब मत समझिएगा कि वो मैंने छोड़ दिया है। वो एक्चुअली इंडियन हिस्ट्री का पार्ट रहेगा, तो जब हम इंडियन हिस्ट्री को कवर करेंगे तब वो पार्ट वहाँ पे कवर करा दिया जाएगा। इस पूरी वीडियो में हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और वो क्वेश्चंस ये MPPSC AE, MPPB सब इंजीनियर, PEB पटवारी, MPPSC प्री, MP कांस्टेबल में आ चुके होंगे। तो उन्हीं को लेकर के ये पूरी वीडियो बनाई गई है और इस पूरी वीडियो में इन्हीं सब के जो क्वेश्चंस रहेगा उसका ही कंटेंट इसमें क्रिएट किया गया है। तो सबसे पहले आपको ये सॉल्यूशंस एंड ट्रिक्स नाम का चैनल आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम पर। लिंक आपको इसकी डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। और साथ ही साथ ये बता दूं कि ये जो वीडियो पूरी रहने वाली है वो चाहे आप अगर हिंदी मीडियम के हो या फिर इंग्लिश मीडियम के हो, दोनों के लिए ये बनाई गई हुई है। और ये जो पूरा कंटेंट रहेगा, जो भी ये PDF रहेगी, वो भी पूरा जो है हिंदी मीडियम चाहे इंग्लिश मीडियम दोनों के पर्पज से बनाई गई है। अभी तक हमने लेक्चर नंबर 1 पर केवल एक जनरल इंट्रोडक्शन देखा हुआ था। अब हम पूरे इतिहास को देखेंगे। लेक्चर नंबर 2 में हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश को पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपने लेक्चर नंबर 1 अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई सेक्शन में क्लिक करके आप उसको अभी देख सकते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश को हम 3 हिस्सों में बांट करके पढ़ेंगे। पहला रहने वाला है एंशिएंट हिस्ट्री, जिसको हम हिंदी में प्राचीन इतिहास भी बोलते हैं, और मेडिएवल को मध्यकाल, और मॉडर्न को इसमें हम आधुनिक इतिहास के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एंशिएंट हिस्ट्री में हम प्री हिस्टोरिक माइथोलॉजिकल हिस्ट्री, जिसको हम इसे प्रागैतिहासिक काल भी बोलते हैं, और माइथोलॉजिकल हिस्ट्री को पौराणिक इतिहास को भी इसमें हम कवर करेंगे। साथ ही महाजनपद, मौर्य, सुंग, सातवाहन, कुषाण, चालुक्य और गुप्त राजवंश जैसे को हम पढ़ेंगे यहाँ पर। बाकी रही बात मेडिएवल और मॉडर्न की, तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कि इसमें हम आखिर क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलें, ताकि अगली मेरी जो भी वीडियोज़ आए वो आपको आसानी से दिख सके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर सबसे पहला प्रागैतिहासिक काल को। इसमें हम देखेंगे कि हमारे मध्य प्रदेश का आखिर प्राचीन इतिहास था कैसा। तो पुरातात्विक स्रोतों से मिली जानकारी के अनुसार हमारा मध्य प्रदेश अनादिकाल से मानव के विकास और संस्कृति का केंद्रीय स्थली रहा है। प्राचीन इतिहास में ही हम प्री हिस्टोरिक यानी कि प्रागैतिहासिक काल को पढ़ते हैं, जिसकी जानकारी हमें लिखित रूप में तो मिली नहीं, लेकिन पुरातात्विक स्रोतों से हमें पता चलता है। फिर चाहे वो भीमबेटका के शैल चित्र हो या फिर नर्मदा घाटी में आदि मानव के जीवन शैली का मिलना, इन सभी का साक्ष्य है कि हमारा मध्य प्रदेश प्रागैतिहासिक काल से ही मुख्य स्रोत रहा है। बायो में हमने जाना कि मानव पहले बंदर था, बंदर से विकसित होकर हम जो है आज मानव का रूप लिए। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक का सफ़र जो था ना, ये कोई मतलब अपने आप नहीं हो गया। ये हमें परिस्थितियाँ जो थी हमारी, वो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक इवॉल्व करवाई। ठीक है, इसी को हम इवोल्यूशन थ्योरी पढ़ते हैं, जो कि बायोलॉजी में हम पढ़ेंगे। प्री हिस्टोरिक के अंदर ही हम स्टोन एज को पढ़ते हैं। स्टोन एज को हम पाषाण युग या फिर ये पैलियोलिथिक एज भी बोलते हैं। जैसा कि मैंने बताया, इस वक्त तक तो हम पूरा तरह आदि मानव से मानव तो बन चुके थे, लेकिन अभी भी हम केवल पत्थरों पर ही हमारा जीवन निर्भर था। तो जैसा कि मैंने बताया कि हमारा जो विकास हुआ वो हमारी परिस्थितियों की वजह से हुआ। तो फिर वो चाहे दूसरे जानवरों का जो मांस होगा उसको तोड़ने के लिए, काटने के लिए, या फिर जो है फल पर जो हम निर्भर थे तो फल को पेड़ों से तोड़ने के लिए, उन सब में पत्थर ही हमारे लिए सक्षम था। तो हम पत्थरों का इस्तेमाल करते थे। तब हमारी कोई ऐसी नीड नहीं थी कि हम कुछ और मतलब किसी और चीज़ पर जाएं, है ना। तो इसलिए यहाँ पास तक तो हम पत्थर पर ही निर्भर थे। तो इसे ही हम कह देते हैं पाषाण युग, स्टोन एज या पैलियोलिथिक एज। ये सभी बातों का सबूत जो है हमें भीमबेटका की केव से मिलता है। भीमबेटका की गुफा वह पुरातात्विक स्रोत है जहां से हमें मानव जीवन का सबसे पहला जो भी उनकी जीवन शैली थी उसके बारे में हमें यहाँ पता चलता है।
यहाँ पर इस गुफा में कुछ चित्रकारियाँ हुई जो जैसा वहाँ पे अगर शरण में आते थे तो वो चित्रकारियाँ करा करते थे, तो उनसे ही हमें ये सब का बात पता चलता है कि वो उनका रहन सहन कैसा था, है ना। तो यही होता है पुरातात्विक स्रोत, क्योंकि ये हमें लिखित में अभी नहीं उपलब्ध था इनके बारे में। और इस भीमबेटका से जो भी चित्रकारियाँ मिली हमें, वो केवल पाषाण युग से ही नहीं मिली, बल्कि बात करें अगर हम जो आगे पढ़ने वाले हैं मीजोलिथिक एज और या फिर चाल्कोलिथिक एज, उन सभी एज का जो भी उनकी चित्रकारियाँ थी, जो भी उनकी जीवन शैली थी, वो यहाँ पर उन्होंने अपना बनाकर रखा। अलग अलग टाइम पर अलग अलग चीज़ें जैसे कि बनाया उन्होंने। और ये बात हमें याद रखना है कि ये हम पढ़ रहे हैं प्राचीन इतिहास के अंदर, और प्राचीन इतिहास के अंदर भी हम पढ़ रहे हैं प्रागैतिहासिक काल के अंदर, है ना। तो क्या होता है कि कभी कभी सवाल पूछ लेता है, एक बार नर्सिंग 2016 पीईबी में पूछा था कि भीमबेटका की गुफा की जो चित्रकारियां हैं वो हमें किस युग से मिलती हैं। इसको प्री हिस्टोरिक या फिर प्रागैतिहासिक काल के अंदर इसको रखेंगे। ऑप्शन में प्रागैतिहासिक काल मतलब मार्क कर देंगे। लेकिन सवाल कभी कभी इस तरह भी पूछ लेगा कि उसमें ऑप्शन में आपको मीजोलिथिक एज भी देगा, है ना, और पैलियोलिथिक एज तो देगा ही देगा। अलग अलग ऑप्शन में दे करके कंफ्यूज कर देगा, जैसे नवपाषाण युग भी दे दिया, है ना, और मध्यपाषाण युग भी दे दिया। तो इन सभी से आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ऐसे में हम क्या चूज करेंगे, तो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होगी कि हम पाषाण काल को हम चूज करें। ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमें सबसे पहले वहाँ पे जिस चीज का साक्ष्य मिलता है वो पाषाण युग का मिलता है, इसलिए हम पाषाण युग को ही सिलेक्ट करेंगे आंसर में। और यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले कंफ्यूज ना हो, है ना, तो पाषाण युग यानी कि पैलियोलिथिक एज, ठीक है। तो जाहिर सी बात होगी ना कि जो भी पाषाण युग के लोग रहे होंगे वो इस गुफा में शरण लेने के लिए आए होंगे और उन्होंने अपनी चित्रकारियाँ की होंगी। इसके बाद जो आए तो उनसे हमें कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि हमारे ऑप्शन में जो भी प्रायोरिटी हम देंगे तो इस पैलियोलिथिक एज को ही देंगे। तो हमें सारी बातों का याद रखना है कि क्या पढ़ा हमने कि पैलियोलिथिक एज, है ना, और पैलियोलिथिक एज किसके अंदर हम पढ़ रहे हैं, प्री हिस्टोरिक के अंदर। तो कभी कभी सवाल ऐसा भी पूछ लेगा, एमपीपीएससी 1993 में पूछा था कि जो भीमबेटका में चित्रकारियाँ मिली, जो भीमबेटका में रॉक पेंटिंग्स मिली, वो कौन सी एज से लिया गया है। तो ऑप्शन में हमें प्री हिस्टोरिक दिया हुआ था, तो तब हम प्री हिस्टोरिक को क्लिक कर देंगे आंसर। तो जो भी प्रूफ हमें यहाँ से मिला वो या तो शैल चित्र बोल सकते हैं या फिर गुफा चित्रकारी, और इसी को इंग्लिश में हम बोल देंगे रॉक पेंटिंग। तो इन्हीं के माध्यम से हमें यहाँ पर इन सभी का होने का साक्ष्य मिलता है। और ये चीज़ों को याद रखना, क्योंकि ऐसे ही एमपीपीएससी प्री 2009 में शायद पूछा था कि भीमबेटका किस लिए फेमस है ना। तो यहाँ पर क्या आंसर देंगे, ये या तो शैल चित्र या फिर गुफा चित्रकारी हिंदी मीडियम वालों के लिए ऑप्शन में रहेगा, या फिर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए रॉक पेंटिंग रहेगा। और क्या आपको ये बात पता है कि हमारे भारत में जितने भी ये शैल चित्र मिले वो अपने मध्य प्रदेश के भीमबेटका से ही सबसे ज़्यादा हमें प्राप्त हुए हैं। तो ये सवाल भी पूछा जा चुका है एमपीपीएससी 2003 में कि फ्रॉम इंडिया वेयर इज द मोस्ट ऑफ द रॉक पेंटिंग्स आर फाउंड। तो आंसर में हमें भीमबेटका को ही लिखेंगे। अच्छा, तो क्या आपको ये बात पता है कि ये जो रॉक पेंटिंग्स है ये हम डिसाइड कैसे करते हैं कि ये पैलियोलिथिक एज की है ना, या कि मेसोलिथिक एज की है, कि कौन से एज की, क्योंकि वहाँ पे जो चित्रकारियाँ बहुत तरीकों की बनी हुई थी। तो हमें पता कैसे चलता है, तो ये हमें पता चलता है कार्बन डेटिंग की मदद से, जिसको आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, है ना। तो आगे हम बात करते हैं कि आखिर ये भीमबेटका की गुफा है कहाँ पर। तो ये भीमबेटका की गुफा रायसेन डिस्ट्रिक्ट के अब्दुल्लागंज टाउन में है ना। जनरली क्या करेगा कि आपको बस सिंपल ये पूछेगा कि भीमबेटका की गुफा कौन से डिस्ट्रिक्ट में है मध्य प्रदेश के, तो आंसर आपको रायसेन लिखना है। लेकिन कभी कभी जब आपके एग्जाम्स का लेवल बढ़ा देता है ना, जैसा कि एमपीपीएससी 2013 में पूछा था कि कौन से टाउन में है ना, तो क्या आप जवाब देंगे, अब्दुल्लागंज।
ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो भीमबेटका इज सिचुएटेड इन अब्दुल्लागंज टाउन ऑफ रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। अब रायसेन की जो ज्योग्राफी है कि वो है कहाँ पर, एरिया कहाँ पर है, तो वो हमें याद रखना है ऐसे, जैसे ये देखिए यहाँ पे है रायसेन, है ना, ये आप देख रहे होंगे रायसेन, और ये रायसेन बिल्कुल आप देखोगे एक बार तो ये बिल्कुल आपको सेंटर में दिखेगा यहाँ से, ठीक। तो ऐसे आप इसको याद रखेंगे रायसेन। तो इसी तरह हम आगे आने वाले जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर एक एक छोटी छोटी चीज़ें जो भी रहेंगी डिस्ट्रिक्ट से लेकर के, है ना, या फिर टाउन से लेकर के, हर चीज़ को हम एकदम ट्रिक्स के मदद से पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन आप दबा सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि मैं बार बार चीज़ों को बहुत रिपीट करके बता रहा हूँ, पर इसमें मानो ना मानो इसमें आपकी ही भलाई है ना, क्योंकि इसके बाद आप हिस्ट्री का जो मैं ये वीडियो कंप्लीट कर दूंगा, इसके बाद आप हिस्ट्री का टेस्ट दे सकते हैं और आप देखिएगा कि आपको सारे ही आंसर्स आपको ऐसे याद हो जाएंगे। और टेस्ट देने से पहले आप इंडियन हिस्ट्री को भी पढ़ना आपके लिए बहुत ही जरूरी रहेगा। तो इंडियन हिस्ट्री को भी जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसे भी आप लोग देखिएगा। अब मन में सवाल ये उठेगा कि भीमबेटका की गुफा तो मिल गई, अब ये भीमबेटका की गुफा को आखिरकार खोजा किसने? तो भीमबेटका की गुफा को खोजा है डॉक्टर विष्णुधर वाकाणकर जी। तो विष्णुधर वाकाणकर जी क्या थे? पुरातत्वविद थे, है ना, यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट थे। और ये सवाल भी पूछा गया था सिविल सब इंजीनियर के एग्जाम जो कि 2018 में हुआ था कि डॉक्टर विष्णुधर वाकाणकर जी क्या थे। और उसमें ऑप्शन में क्या देता है, देखिए ऑप्शन में दे दिया आर्कियोलॉजिस्ट, दूसरा सोशल सर्विस, तीसरा एंथ्रोपोलॉजी, चौथा एटॉमिक एनर्जी। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है जिसमें हम ह्यूमन बीइंग्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स के बारे में कि वो कैसे रहते थे, उनका रहन सहन, है ना, उनकी संस्कृति कैसे थी, उसका समाज कैसा था, है ना, सीधा सीधा मतलब है मानव विज्ञान के बारे में। वहीं आर्कियोलॉजिस्ट का भी जो सब्जेक्ट होता है वो सेम होता है, इसमें भी हम मानव की उत्पत्ति कैसे हुई पढ़ते हैं, है ना, इसमें भी पढ़ेंगे, एंथ्रोपोलॉजी में भी, और आर्कियोलॉजिस्ट जो रहते हैं वो भी यही पढ़ते हैं, है ना, इन्हीं को हम पुरातत्वविद बोलते हैं हिंदी में। बट इनमें मेजर डिफरेंस ये होता है कि जो आर्कियोलॉजिस्ट होंगे ना वो ये पढ़ेंगे कि वो जीवन मिला वो कितने साल पहले मिला, है ना, इसमें एज की बात आ जाती है। लेकिन एंथ्रोपोलॉजी में एज की बात नहीं आएगी, वो केवल उनके संस्कृति और समाज के बारे में पढ़ लिया। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट जो हो जाएंगे तो वो इस बात को भी पढ़ सकते हैं कि आखिरकार वो कितने साल पहले था, है ना, और जो अगर उनके जो कंकाल भी मिलते हैं तो उसके बारे में भी ये लोग स्टडी कर सकते हैं। तो बात करें कि विष्णुधर वाकाणकर जी क्या थे, तो आपको आंसर में लिखना है आर्कियोलॉजिस्ट थे या फिर पुरातत्वविद थे। और कब इन्होंने खोजा था, तो ये ईयर आपको याद रखना है 1957 से 1958 के बीच में, है ना, 1957 से 1958 के बीच में। तो ये सवाल भी पूछा गया था एक बार पीईबी के 2018 में, है ना, कि भीमबेटका की गुफा कौन से सन में खोजा गया। अब इसको याद कैसे रखें कि ये 1957 को हम याद कैसे रखेंगे ना, ऑप्शन में ये दोनों देता है 1957 भी और 1958 भी। तो याद रखिएगा कि आपका जो देश आज़ाद हुआ वो कब हुआ, 1947 में। ठीक उसी के 10 साल बाद, इसको अपन ऐसे याद रख सकते हैं कि ठीक उसी के 10 साल बाद ये भीमबेटका की गुफा को खोजा गया था। आगे बढ़े तो इसमें ये देखते हैं कि डिक्लेयर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2003, है ना, ये किसके द्वारा किया जाता है, यूनेस्को द्वारा, विश्व धरोहर सूची में यूनेस्को द्वारा इसको लिया गया 2003 में। और आगे बढ़े तो हम देखते हैं इस नर्मदा घाटी के बारे में। देखिए ये पूरा क्षेत्र है नर्मदा घाटी का, है ना, ये पूरा क्षेत्र हो जाएगा नर्मदा घाटी का, मतलब यहाँ से नर्मदा नदी गुजरती है। तो अगर कहीं से भी कोई नदी गुजर रही है
तो वहां पे उसके आजू बाजू ज्यादा चांसेस होते हैं कि ऐसे प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य हमें ज्यादा मिले। उनमें से ये भीमबेटका एक है। और मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य भी हमें इस नर्मदा घाटी से ही मिलता है। तो देखा आपने कि ये भीमबेटका आखिर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके बारे में हम शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेते हैं। तो एक बार हम इसको रीड कर लेते हैं। इन द ईयर बिटवीन 1957 to 1958 there were archaeological sites of the Paleolithic period in India where most prehistoric rock paintings were found at Abdullahganj town of Raisen district of Madhya Pradesh by an archaeologist Dr. Vishnudhar Wakankar। हिंदी में अगर बात करें तो वर्ष 1957 से 1958 के बीच भारत में पुरापाषाण काल के पुरातात्विक स्थल थे, जहां मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज शहर में एक पुरातत्वविद डॉक्टर विष्णुधर वाकानकर द्वारा सबसे अधिक प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की खोज की गई थी, है ना, शैल चित्रों की यानी कि रॉक पेंटिंग्स की। और आगे बढ़े तो अगर हमें ये बात भी याद रखना है कि अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व का जनक माना जाता है। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ आर्कियोलॉजी। और बाकी ये कार्बन डेटिंग के बारे में तो बता ही दिया है ना। तो कार्बन डेटिंग का उपयोग जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए किया जाता है। कार्बन डेटिंग इज यूज्ड टू डिटरमाइन द एज ऑफ फॉसिल्स। तो अभी तक जो हमने बातें की वो तब तक की जब मानव एक जगह से दूसरी जगह पर भटकता रहता था, है ना, खाने की तलाश में, भोजन जहां मिला उसे वो वहां चले गए। बट अब जो बात करेंगे हम मीजोलिथिक यानी कि मध्य पाषाण काल में, जब मानव एक ही जगह पर रुकने लग गया था। रुकने का मतलब ये नहीं था कि वो उन्होंने खेती करना चालू कर दिया था, हाँ, पर उन्होंने जानवरों को पालना चालू कर दिया था। जो औजार मानव पैलियोलिथिक एज या फिर बोले पाषाण युग में इस्तेमाल किया करता था वह वैसे ही इसमें भी मध्य पाषाण काल में भी करता था, लेकिन उसमें क्या रहता था कि वो खुरदुरे हुआ करते थे। यहाँ पर थोड़े से शार्प हो चुके थे, ना, थोड़े छोटे थे और थोड़े शार्प थे, है ना, तो थोड़ा वो मॉडर्नाइज कर चुके थे, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। तो छोटे होने की वजह से इस जो टूल यूज़ करते थे, जो औजार यूज़ करते थे, उनको हम माइक्रोलिथ्स बोलते थे। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। आगे बढ़ें तो अब हम बात करते हैं नियोलिथिक या फिर नवपाषाण युग के बारे में। मानव जो है थोड़ा सा मॉडर्न हो चुका, और ये नवपाषाण का मतलब ही अगर आप देखें तो यानी कि न्यू, है ना, यही न्यू, तो थोड़ा सा वो मॉडर्न हो चुका था। यहाँ मॉडर्न से मतलब है कि यहाँ के जो भी औजार रहेंगे वो एकदम शार्प रहेंगे और एकदम जो कहते हैं ना बिल्कुल मॉडर्न टाइप के। और इस समय तक खेती भी जो है इन लोगों ने सीख लिया था करना। तो खेती से भी रिलेटेड अगर कभी क्वेश्चन पूछता है ना कि खेती से रिलेटेड कुछ भी दे दिया कि ये कहाँ पर पाया गया, तो आपको क्या वहाँ पे जवाब देना, नवपाषाण युग। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे खेती हो चुकी थी। लेकिन अभी भी जो मानव था वो पत्थर पर ही निर्भर था। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि हम तांबे को इस्तेमाल करना सीख चुके थे, जिसको हम ताम्रपाषाण युग बोलते हैं, यानी कि कॉपर एज भी इसी को बोलेंगे और चाल्कोलिथिक एज भी इसी को हम बोलते हैं। लेकिन अब इस बात को भी ये याद रखिएगा कि कॉपर की खोज पहले हुई है ना, आयरन की बाद में होगी। अभी भी हम इसको ज्यादा डीप में नहीं देखेंगे क्योंकि ये सारा जो पार्ट था ना, यहाँ पे केवल और केवल वो भीमबेटका की गुफा ही थी जो हमारे लिए मध्य प्रदेश के इतिहास से रिलेटेड है। तो उसे ही हम मतलब मेन मकसद था उसे ही बताना। बट ये इतना सारा सब कुछ बताना जरूरी था क्योंकि अब फिर कनेक्ट नहीं हो पाते, है ना। तो इसलिए बाकी की चीज़ों को अब हम इंडियन हिस्ट्री में जब पढ़ेंगे तब पढ़ाया जाएगा। इसलिए यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों को बताई जा रही कि हाँ ये भी कोई एक एज था, बट इसमें पाया क्या क्या गया, ये सारी बातें को हम डिस्कस करेंगे इंडियन हिस्ट्री में। अब चाल्कोलिथिक एज के बाद हम बात करेंगे लोह युग की, जिसमें मानव लोहे को इस्तेमाल करना पहचान चुका था। तो ये सारी चीज़ें अब ख़त्म होती है प्री हिस्टोरिक एज के अंदर, जो कि था पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, चाल्कोलिथिक, और उसके बाद आता है आयरन एज। कभी कभी सवाल जैसा कि मैंने बताया पूछ लेता है कि पहले तांबे की खोज हुई या फिर लोहे की, तो आपको ये याद रखना है कॉपर एज पहले आया कि कॉपर पहले यूज में आया। अब हम बात करेंगे पौराणिक इतिहास के बारे में, क्योंकि मध्य प्रदेश में पौराणिक इतिहास से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी जगह है, कहानियाँ थी, जो भी किस्से थे उस पर वो प्रकाश डालती हैं, उसके साक्ष्य मिलते हैं हमें। इसलिए ये एमपी के होने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं
उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसे पढ़ाना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर हम पूरी बात जो करेंगे कि पौराणिक इतिहास में, वो हिंदू ग्रंथ से रिलेटेड रहने वाली है। भारत का पौराणिक इतिहास सृष्टि के निर्माण से लेकर के आगे चल कर के जो भी राजा आएंगे, जो भी मुगल आएंगे, वो सारी बातों का इसमें वर्णन है। और जो ये देव व्यास है ना, महर्षि देव व्यास, इनको बोलते हैं महर्षि देव व्यास। तो ये जो देव व्यास है ना, ये कोई किसी व्यक्ति का नाम नहीं, ये एक पद है, एक पोस्ट है ना। जो भी ये सारी चीज़ों को लिखता है ना, जिस युग में सारी कथाएं लिखता है, उसी को हम देव व्यास की उपाधि दे देते हैं। तो हिंदू ग्रंथ के अनुसार इस सृष्टि के निर्माता, जैसे कि हम जानते हैं, ब्रह्मा जी हैं। तो ब्रह्मा जी के हाथों में जो चक्र हुआ करता था, वो जैसे जैसे घूमता था ना, वैसे ही वैसे युग बदलते थे। युग कैसे होते थे? ये सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ऐसे युग बदलते रहते थे। इस युग को हम बोल सकते हैं कि एक तरीके की समय, जैसे कि हमारा वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल, इस युग से रिलेटेड है। तो युग जो है 4 भागों में डिवाइडेड है, जैसा कि पहला सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग और चौथा कलयुग। सतयुग के बाद आएगा त्रेता युग, त्रेता युग के बाद आएगा द्वापर युग, द्वापर युग के बाद आएगा कलयुग। सतयुग में बोला गया कि जो देवता रहेंगे और जो भी असुर रहेंगे, है ना, ये दोनों अलग अलग लोक में रहेंगे। ठीक, ये अलग अलग लोक में रहेंगे। जैसे कि जो देवता रहेंगे वो देवलोक में, और जो असुर रहेंगे वो असुर लोक में। ठीक, उसके बाद त्रेता युग में क्या रहेगा कि जो देवता रहेंगे, है ना, या जो राक्षस रहेंगे, वो एक ही लोक में रहेंगे, एक ही दुनिया पे रहेंगे। देवता और असुर को हम मेनली बोल देते हैं अच्छी शक्ति और बुरी शक्ति, है ना। तो जैसे राम एक अच्छी शक्ति और रावण एक बुरी शक्ति, दोनों एक ही लोक में रहे। उसी तरह द्वापर युग में क्या रहेगा कि जो अच्छी शक्तियाँ रहेंगी और जो बुरी शक्तियाँ रहेंगी, वो एक ही परिवार में रहेंगी। और वहीं जो कलयुग में क्या रहेगा कि एक ही इंसान के अंदर अच्छी शक्तियाँ भी होंगी और एक ही इंसान के अंदर बुरी शक्ति रहेगी, जो कि अभी चल रहा है कलयुग। और इस चीज़ को आप देख सकते हैं, असुर नाम की एक वेब सीरीज़ है। और जब जब जिस जिस युग में पाप बढ़ जाएगा, बुरी शक्तियाँ बढ़ जाएंगी, उसमें विष्णु जी अवतार लेकर के उसमें आएंगे और बुरी शक्तियों का नाश करेंगे। ठीक, और ये जो सतयुग होता है, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये ऐसे ही रिपीट होती रहेगी साइकिल, है ना। जैसे जैसे वो ब्रह्मा जी का चक्र घूमता रहेगा, वैसे ही वैसे ये साइकिल भी रिपीट होती चली जाएगी। और जब जब जो विष्णु भगवान है बुरी शक्तियों का नाश करेंगे, तो वो युग की समाप्ति हो जाएगी। और जैसा मैंने बताया कि ये हर बार साइकिल रिपीट होती है, तो अभी ये 28वां युग चल रहा है, यानी कि 27 बार ये साइकिल रिपीट हो चुकी है। लेकिन हम बात करेंगे इसी युग का, जब विष्णु जी ने अपने 9 अवतार ले लिए। ठीक है, अब जो लेंगे वो 10वां अवतार लेंगे कालकी का, जो कि काली नामक असुर को वो मारेंगे। और जो है इसी युग में मत्स्य, कूर्म, वराह और नरसिम्हा, ये सतयुग में लिया उन्होंने अवतार। उसके बाद वामन, परशुराम और राम, ये जो है कब लिया? त्रेता युग में। इसके बाद कृष्णा द्वापर युग, और जो कालकी लेंगे जैसा कि मैंने बताया कलयुग में। लेकिन जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो रहने वाला है त्रेता युग और द्वापर युग। और कलयुग तो अभी चल ही रहा है, तो ये तो हम पढ़ेंगे ही मध्य प्रदेश के इतिहास के अंदर। लेकिन पहले मैं 2 लोगों की कहानियां सुनाना चाहूँगा। एक जय था और एक विजय। ये दोनों ही विष्णु भगवान के गेट कीपर हुआ करते थे, यानी कि द्वारपाल हुआ करते थे। एक दिन उनसे कुछ ऋषि मुनि थे, वो मिलने आते हैं विष्णु भगवान से। लेकिन ये जय और विजय उन दोनों को पहचान नहीं पाते और उनको वो अंदर नहीं जाने देते हैं, जिस पे वो अपने आप को इस पर अपमानित मानकर उनको जो है श्राप दिया जाता है मुनि द्वारा। जय और विजय को श्राप ये मिलता है कि तुमको धरती पर 3 बार जन्म लेना होगा, कि पहले जन्म में तुमको असुर रूप में पृथ्वी पे आना पड़ेगा, और दूसरे जन्म में राक्षस रूप में, और तीसरे में आना पड़ेगा तुमको मानव रूप में। तो तब विष्णु जी उनकी पुकार सुनते हैं और बोलते ठीक है, हर बार मतलब ऐसा होगा कि हर बार मैं आऊँगा और इस श्राप से तुम्हें छुटकारा दिलाऊंगा, ऐसा आश्वासन दे देते हैं। और जैसा कि उनको जो श्राप मिलता है सतयुग में ही, कि सबसे पहले वो एक असुर बनेंगे,
ठीक। तो असुर में वो जो बनते हैं उससे हमें कोई इम्पोर्टेंस नहीं देना है। बरा और नरसिम्हा है, इनके रूप में जो है विष्णु जी आते हैं और उनका निवारण करते हैं, उनको उस श्राप से मुक्त करते हैं। तो यही जाकर के दूसरे जन्म में, है ना, तो जब दूसरा जन्म होता है उसमें क्या होगा, ये जो जय और विजय जिनके बारे में मैं बता रहा हूँ, ये किसका रूप लेते हैं, राक्षस का। राक्षस में किसका, रावण और कुंभकर्ण का, जिसमें इनका वध कौन करता है, अच्छी शक्ति रूपी या विष्णु रूपी राम ने। ठीक है। उसके बाद जब ये तीसरा जन्म लेंगे, तीसरे जन्म में जो मैं नाम बोलने वाला हूँ इसको आप याद रखिएगा कुछ देर के लिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे चल करके। एक तो था शिशुपाल और दूसरा दंतवक्र। ये नाम आप याद रखिए, अभी आगे इसकी स्टोरी बताऊंगा मैं। और ये किस रूप में जन्मे थे, ये मनुष्य रूप में। तो अब हम बात करेंगे जब विष्णु भगवान अपने 7वें अवतार पर आए राम के रूप में। और कौन से युग में आए थे ये आए थे त्रेता युग में। ठीक है, ये त्रेता युग में। त्रेता युग की स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि जितना भी मैंने पौराणिक इतिहास में पढ़ाया ना आपको, वो बिल्कुल भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं था। ठीक है, जो भी पौराणिक इतिहास, प्रागैतिहासिक काल नहीं। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जब ये वीडियो पूरी खत्म हो जाएगी ना, इसके बाद आप कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या ये मेरा जो बताना था ना, जो पौराणिक इतिहास की जो स्टोरी थी, वो बताना सही था या गलत था। क्योंकि ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा बताने का मकसद ही ये था कि आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाएँ आगे चल करके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आखिर ये दंतवक्र और शिशुपाल आए कहाँ से, कैसे आए, क्यों आए, ये सारी बातें आपके अंदर डाउट्स उठेंगी। ये सारी चीज़ों को जब आप कनेक्ट करके पढ़ेंगे ना, तो आपको चीज़ें रहेंगी वो इंटरेस्टिंग भी लगेगी और आपको याद भी होता चला जाएगा। तो यही मेरा तरीका है बताने का। तो अब बात करते हैं रामायण, है ना, यानी कि राम की कथा के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि पूरी राम जी की स्टोरी क्या थी। अगर आपको नहीं पता है तो आप YouTube में ये रामायण द एपिक फुल मूवी को आप देख सकते हैं, और थोड़ा बहुत तो यहाँ पर बताऊंगा ही। ठीक, आगे बढ़ें। सबसे पहले ये राम जी की पूरी फैमिली ट्री है कि उनके फादर का नाम क्या था, उनकी माँ का नाम क्या था। थोड़ी सी स्टोरी डिस्कस कर लेते हैं रामायण की। ऊपर ऊपर की बात करो तो ये एक शाकू डायनेस्टी से थे। ठीक है, जिसमें कि क्या था कि एक दशरथ राजा थे। ठीक, उनकी ये पत्नियां थी, है ना, और उनके 4 बेटे थे, राम जी, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। जो कैकेयी थी, इनको बोला था इन्होंने बहुत पहले कि आप एक वर मांग सकते हो। जो कि भरत थे इनके बेटे, उनको राजा बनाने के लिए किसी के बहकावे में आकर के ये इनसे वो वरदान मांग लेती हैं कि आप राम को जो है वनवास में भेज दो 14 साल के लिए। और अगर क्या था कि ये तो बूढ़े हो ही चुके थे, तो अगर 14 साल के लिए सबसे बड़े राम थे तो वो चले जाएंगे, तो उसके बाद क्या भरत को ही बनाया जाएगा राजा। जिसके साथ क्या होता है बाद में कि राम जी जो रहते हैं वो वनवास के लिए राजी हो जाते हैं, चले जाते हैं, जिनके साथ लक्ष्मण भी जाएंगे और उनकी ये जो वाइफ रहेंगी, उनकी जो पत्नी रहेंगी सीता जी, ये भी जाती हैं। बात करें भरत की तो फिर वो कुछ ऐसी स्टोरी है कि मतलब वो बैठते भी नहीं है वहाँ, है ना, और उनकी खड़ाहू जो रहती है राम जी की वो वहाँ पर रखते हैं, है ना। ये भारत मिलाप होता है एक जगह आकर के। तो ये सारी चीज़ जो रहेगी ना, ये अपने मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, आपको बताता हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि उनको वनवास हुआ था, तो जो वनवास होता है वो चालू होता है कहाँ से, अयोध्या से चालू होकर के ये पूरा दंडका फॉरेस्ट है ना, दंडकारण्य फॉरेस्ट है ये। ठीक, यहाँ से लेके पूरा ये यहाँ तक। तो उनको कहाँ जाना, यहाँ तक जाना था पंचवटी के जंगलों तक। ठीक है, जो कि आज के समय पे कहाँ पे है, नासिक में है। लेकिन उससे पहले ठीक यहाँ पे ये जो चित्रकूट है ना, तो मतलब 14 साल के वनवास में, 14 साल के वनवास में उन्होंने 11 साल जो है ना ये चित्रकूट पर ही बिताए हैं। तो ये चित्रकूट जो है एक धार्मिक स्थल है, जहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि वहाँ पे कड़कड़ में भगवान श्री राम हैं, जो कि श्रद्धालुओं के लिए सबसे मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह हो जाती है। आप भी अगर जाएं यहाँ पर तो आप भी यहाँ पर देख सकते हैं, अनसुईया माता का मंदिर है यहाँ पर, गुप्त गोदावरी है, ठीक है, राम घाट है। ये सारी कुछ प्रमुख स्थल हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं। भारत मिलाप है। तो ये कुछ थी प्रमुख स्थल जहाँ पे आप अगर कभी चित्रकूट जाएं तो आप देख सकते हैं। अब बात करें कि ये चित्रकूट की है कहाँ पर, तो चित्रकूट है सतना में। ठीक है, ये सतना डिस्ट्रिक्ट में है आपका। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे ये चित्रकूट है।
ठीक, बिल्कुल बॉर्डर पे। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे। कौन से जिले पे? सतना। ठीक है, तो एक बार ये देख लेते हैं। चित्रकूट रामायण के महाकाव्य काल का एक लोकप्रिय नाम है। यह मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। और कहाँ पर है सतना? नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ और ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्वी साइड। और बात करें चाहे वो एग्जाम हो पीबी नर्सिंग 2016 का, या फिर बात करें कांस्टेबल का 2017 में होने वाला एग्जाम, या फिर बात करें 2018 का पटवारी का एग्जाम, इन सभी एग्जामों में ये पूछता कैसे है कि चित्रकूट इज अ पॉपुलर नेम फ्रॉम द एपिक पीरियड ऑफ रामायणा, इट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। हिंदी में क्या बोले? तो चित्रकूट रामायण के महाकाव्य काल का एक लोकप्रिय नाम है। यह मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपको ये यहाँ याद रखना है कि ये सतना जिले में स्थित है। अच्छा, राम जी से याद आया, आपके घर में एक पौधा लगा होगा इस तरीके का, है ना? आप जनरली देखते होंगे, ये इस पौधे को आप तुलसी नाम से जानते हैं। और जनरली आप देखेंगे कि इस तुलसी को आप दो कलर में देखेंगे, एक ये ग्रीन और एक ये पर्पल, यानी कि हरे और बैगनी रंग में। तो आपको ये पता है कि ये जो हरा वाला होता है ना, इनको रामा तुलसी बोलते हैं, और जो पर्पल वाला है बैगनी, उनको श्यामा तुलसी बोलते हैं। जैसा कि बता दूं, ये एक औषधि पौधा है, हर्ब्स है, जो कि हमें एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटीज, इम्यूनिटी बूस्टिंग और ये एंटीऑक्सीडेंट इस तरह के तत्व इसमें पाए जाते हैं। तो ये जो इसका रिसर्च होता है ना, कि ये इसमें कैसे क्या क्या चीज़ें हैं, है ना, दवाइयों में इसका कैसे इस्तेमाल होता है, जैसे खांसी आ गई, बुखार आ गई, तो इसमें कैसे इस्तेमाल होता है, इसके पीछे रिसर्च होती होगी। और ये रिसर्च आपको पता है, ये यहीं चित्रकूट में ही होता है, जिसको हम बोलते हैं जहाँ पे तुलसी शोध संस्थान, जो कि चित्रकूट में ही स्थित है। और यहाँ से भी ये सवाल पूछता है ना, याद रखिएगा। पहले मैं बता दूं कि ये चित्रकूट कहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ये चित्रकूट हो गया, और उसके बाद ये है हमारा तुलसी शोध संस्थान, जो कि पीबी 2018 में पूछा था कि तुलसी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो आशा करता हूँ कि अब आप बता सकते हैं ना कि कहाँ पे है, चित्रकूट पर है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि रामलला का जन्म कहाँ हुआ, वो उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हुआ है ना, ये अयोध्या में हुआ। और वहीं अपने मध्य प्रदेश में एक जगह है टीकमगढ़, ये टीकमगढ़। तो जो यहाँ के स्वर्णकार होते हैं ना, स्वर्णकार बोले तो जो गोल्ड स्मिथ, जो सोने चांदी का जो काम करते हैं ना, जिनको अपन नॉर्मल लैंग्वेज में सुनार बोल देते हैं, तो वो जो है ना, वो अपने आप की जो उत्पत्ति है, जो अपने आप की ओरिजिन है, वो कहाँ से मानते हैं? अयोध्या से मानते हैं। और ये भी SI 2017 में पूछा गया था। स्वर्णकार्स ऑफ टीकमगढ़ ट्रेस देयर ऑरिजिन टू विच सिटी? तो क्या बताएंगे? अयोध्या ना। टीकमगढ़ का स्वर्णकार स्वयं को अयोध्या शहर की उत्पत्ति मानते हैं। तो अब बात करेंगे त्रेता युग के बाद आए द्वापर युग में, जिसमें विष्णु भगवान ने अपना 8वां अवतार लिया था। और वो 8वां अवतार किस रूप में लिया? भगवान विष्णु ने ये लिया, कृष्ण जी के रूप में लिया था। और जो कि आगे चल करके कुरुक्षेत्र का युद्ध होता है ना, जिसको हम महाभारत का युद्ध भी बोल देते हैं, उस युद्ध में ये शामिल होते हैं। अगर इसकी स्टोरी आपको नहीं पता है कि कैसे क्या हुआ, तो आप ये देख सकते हैं, मूवी है साउथ की, कुरुक्षेत्र, है ना। इसको आप ये YouTube पे सर्च करिएगा, ये आपको मिल जाएगी। लेकिन जैसा कि मैं बोलता हूँ कि मैं थोड़ा बहुत तो बताऊँगा ही, तो आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ इस द्वापर युग के बारे में। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि द्वापर युग में क्या होगा कि एक ही परिवार में जो भी अच्छी शक्तियाँ होंगी और बुरी शक्तियाँ होंगी वो रहेंगी। तो यहाँ पर भी यही होता है कि एक ही देखिए परिवार है जिसमें अच्छी शक्ति भी रहेंगी और बुरी शक्ति भी रहेंगी। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कृष्ण जी के बारे में। तो ये जो कृष्ण जी हैं, इनके पिता वासुदेव जी थे, ये कृष्ण जी हैं, ठीक है ये, और उनके भाई थे बलराम। तो जब ये छोटे थे, बालपन में थे, तो इनकी जो शिक्षा दीक्षा थी, ऐसा कहा जाता है कि वो इस उज्जैन में हुआ, ठीक है। ये मध्य प्रदेश का उज्जैन एक जगह है, यहाँ पर उन्होंने अपनी स्कूलिंग पूरी की। और कहाँ से की? ये सांदीपनी आश्रम से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप पढ़ पा रहे हो, नहीं तो मैं ये PDF भेज दूंगा, उसमें आप देख लेंगे कि यह प्राचीन समय के प्रमुख शिक्षा केंद्रों में सर्वश्रेष्ठ माना है। श्री कृष्ण, उनके भाई बलराम और मित्र सुदामा ने महर्षि संदीपनी से धनुर्विद्या, अस्त्र, मंत्रोपनिषद, गज एवं अश्वरोहण शिक्षा प्राप्त की थी। यह संपूर्ण शिक्षा उन्होंने 126 दिवस में प्राप्त कर ली थी। तो इसके बारे में भी 2016 नर्सिंग का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, PEB का, और 2018 का पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था। उसमें सवाल कैसे पूछता देखिए कि
संदीपनी आश्रम वेयर लॉर्ड कृष्णा विथ हिज ब्रदर बलराम एंड फ्रेंड सुदामा आर बिलीव टू हैव डन देयर स्कूलिंग इज लोकेटेड इन। तो यहाँ पर आपको बताना है उज्जैन। ठीक है, हिंदी में बात करें तो भगवान श्री कृष्ण अपने भाई बलराम और दोस्त सुदामा के साथ अपनी शिक्षा संदीपनी आश्रम में पूरी की, वह कहाँ पे स्थित है? तो जवाब आपको देना है उज्जैन। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में उज्जैन है। कहाँ पर है? ये आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये आपका वेस्ट, तो वेस्ट साइड आपका बिल्कुल ये पड़ेगा। उनकी शिक्षा लेने के बाद फिर बाद में वो महाभारत में शामिल होते हैं, लेकिन उससे पहले मैं कुछ जो लोग थे उनके बारे में बता दूं कौन क्या थे। तो द्वापर युग में क्या होगा कि एक ही परिवार में अच्छी शक्ति और बुरी शक्ति होंगी। अच्छी शक्ति में बोला जाए तो एक तरफ पांडव थे और एक तरफ कौरव थे। तो ये जो थे पांडव थे इधर एक साइड, जिसमें युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये सब पांडव में थे। ठीक है, पांडव राजा थे। और इधर ये थे कौरव राजा, जिसमें थे दुर्योधन, दुशानन, दुशाला, जयद्रथ, कर्ण, ये सब थे। जिसमें जो हमारे भगवान श्री कृष्ण जी थे ये भी इन्हीं के भाई ही थे एक तरीके से। ठीक है, जो कि किनका साथ देंगे? पांडव का साथ देंगे। इसकी भी अलग स्टोरी है कि वो क्यों देते हैं, वो आप जब महाभारत को देखेंगे, जो मूवी देखेंगे उसके ऊपर जो बनी, जो मैंने बताया पिछले स्लाइड में, वो जब आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे पूरी स्टोरी को। और महज 18 दिन के इस महायुद्ध में, जिसे हम कुरुक्षेत्र का युद्ध बोलते हैं, कि असत्य पर सत्य की जीत होती है। और सत्य कौन थे इनमें? इनमें थे ये पांडव, जिनमें क्या रहता है? कृष्ण जी साथ देते हैं। और ये विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ है, तो इसको जब तक आप पूरा देख नहीं लेंगे महाभारत को, एक YouTube पे सीरीज भी है श्री कृष्ण नाम से, है ना, वो DD नेशनल पर प्रकाशित होता था। तो उसको जब तक आप पूरा नहीं देख लेंगे तो ये पूरा आपको महाभारत जो है ना, क्या हुआ था उसमें, कुरुक्षेत्र का युद्ध क्यों हुआ था, ये सब आपको नहीं समझ में आएगा। बाकी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो वही 2 नाम इम्पॉर्टेंट है जो मैंने बताया था, शायद आप भूले नहीं होंगे। एक नाम बताया था दंतवक्र, और दूसरा कौन था? शिशुपाल। आशा आप इनको नहीं भूले होंगे। इनका वर्णन भी महाभारत में है। और ये एक तरीके से कृष्ण जी के भाई ही थे। देखिए दिखाता हूं कैसे। ये देखिए, कृष्ण जी, उनके पिता कौन? वासुदेव जी, और ये वासुदेव की बहन थी, ठीक है, उनके पुत्र थे ये दंतवक्र। ठीक, और एक और बहन, उनके पुत्र का नाम शिशुपाल, है ना। एक तरीके से देखिए ये है ना, इनके भाई ही लगे। मतलब कि जो वासुदेव थे उनके बहनों के ही पुत्र, यानी कि कृष्ण जी के बुआ के लड़के ही थे ये लोग। और जन्म से ही दंतवक्र के दांत जो थे वो टेढ़े थे। ठीक है, ये इसलिए इनका नाम जो है दंतवक्र पड़ा। ठीक, तो ये बात तो सबको पता थी कि कृष्ण जी जो हैं वो भगवान विष्णु के अवतार हैं, मतलब एक तरीके से भगवान ही हुए। और वो फिर भी जो है इनका साथ देते हैं पांडवों का, है ना। और क्या होता है कि शिशुपाल और दंतवक्र भी एक तरीके से भाई हैं, जैसे मैंने बताया। तो ये दंतवक्र को वो बात पसंद नहीं आती है कि मतलब आप भगवान होते हुए भी भाइयों के बीच में लड़ रहे हो। ठीक है, तो ये बात इसको पसंद नहीं आती, इसलिए ये जो है कृष्ण जी से दुश्मनी मोल लेते हैं। और तब कृष्ण जी दंतवक्र का वध करते हैं। तो जब इनको मार दिया जाता है तो इसलिए महाभारत को दातिया वकारा भी बोला जाता है ना। और ये दंतवक्र ने अपने ये जो दातिया है ना, दातिया कहाँ पर है? देखिए ये दातिया है ना, ये जो दातिया है यहाँ पर इन्होंने शिवलिंग की जो है एक मूर्ति स्थापित करवाई थी ना, शिवलिंग को स्थापित करवाया था। इस तरह का जो उल्लेख है वो हमारे महाभारत में भी है। तो इस प्रकार से एक सवाल कैसा पूछता है, देखिए कि दातिया वकारा कहलाने वाली कौन सी पुस्तक दातिया का उल्लेख करती है। ठीक है, ये पटवारी 2018 का सवाल है। ठीक है, तो अब आप उम्मीद है बता पाएंगे कि महाभारत पुस्तक को दातिया वकारा भी कहा जाता है, जिसमें दातिया का उल्लेख है। द महाभारत बुक इज ऑल्सो कॉल्ड दातिया वकारा, मेक्स अ मेंशन ऑफ दातिया। और जैसा कि मैंने बताया कि कृष्ण जी जब दंतवक्र का वध कर देते हैं तो जो शिशुपाल था
उसको भी गुस्सा आ जाता है कृष्ण जी के ऊपर, क्योंकि ये जो दंतवक्र था ये शिशुपाल का एक तरीके से भाई तो था ही, साथ में इन दोनों के बीच में बहुत गहरी दोस्ती भी थी। और बता दूं, शिशुपाल थे वो चंदेरी के जो है राजा थे, ठीक है। तो कृष्ण जी इनका भी वध कर देते हैं। और यहाँ से सवाल क्या पूछता है कि महाभारत में चंदेरी का उल्लेख किया गया है, तो यहाँ का राजा कौन था? तो यहाँ का राजा था शिशुपाल। मतलब जो दातिया था ये किससे रिलेटेड हो गया? ये रिलेटेड हो गया दंतवक्र से। और जो चंदेरी है, चंदेरी कहाँ पे पड़ेगा? ये चंदेरी, ये चंदेरी है, ठीक है, जो कि आज के समय पे कहाँ पड़ता है? ये अशोकनगर में। तो हमें ये याद रखना है, चंदेरी किससे रिलेटेड हो जाएगा? शिशुपाल से। और ऐसा सवाल किसमें पूछ चुका है? एक तो पटवारी के 2018 में पूछ लिया, फिर जो है सिविल ब्रांच में एक एग्ज़ाम हुआ ड्राफ्टमैन का 2017 का, है ना, सिविल सर्वेयर। और क्या सवाल पूछा कि चंदेरी इज अ टाउन इज मेंशन्ड इन महाभारत, हु वॉज द रूलर ऑफ द चंदेरी इन दैट पीरियड, ठीक है। तो आंसर क्या देना है? शिशुपाल। और सेम MPPSC AE में अभी जो 2022 में हुआ है उस पर ये पूछ लिया था कि चंदेरी किस लिए फेमस है। तो ये चंदेरी जो है ना साड़ी के लिए फेमस है आज के टाइम पर। और इसी तरह ये कर्ण है, ये ऐसी मान्यता है कि इनका जन्म जो है कुंतलपुर में हुआ। अब ये कुंतलपुर है कहाँ पर? ये आज के समय पे मुरैना में है, ये मुरैना, ये एकदम बिल्कुल सर के पास। तो यहाँ पे कौन रिलेटेड हो गया? यहाँ से रिलेटेड हो गया कर्ण। और क्या लिखा हुआ है कि दानवीर कर्ण वॉज बॉर्न इन कुंतलपुर मुरैना, हेयर इज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ द पांडवास। मतलब पांडवों का नानी का घर यहीं पे है, कहाँ? मुरैना में, ठीक है। और क्या होता है कि ये जो कर्ण थे ना, कि जो माँ थी कुंती थी। अब ये क्योंकि भगवान के रूप में ये भी हुए थे ना, ये सूर्यपुत्र कहलाते हैं, सूर्यपुत्र। क्या होता है कि ये सूर्य देवता की बहुत बड़ी भक्त थी, तो एक दिन मतलब उनको याद करती हैं और फिर वो आते हैं। क्या होता है कि वो उनसे बोलते हैं कि आप वर मांग लो कुछ भी, तो वो बोलती कि अभी मुझे कोई कुछ भी ज़रूरत नहीं है। तो वो बोलते हैं कि अब मेरा आना तो व्यर्थ हो जाएगा, तो इसलिए मैं तुमको मतलब अपने रूप में एक पुत्र दे देता हूँ। और वो ऐसा बोल करके चले जाते हैं। और क्योंकि उनकी तब शादी नहीं हुई रहती है, इसलिए जो लोग उन पे तरह तरह की बातें बनाते हैं, इसलिए वो फिर क्या करती हैं कि वो उनको एक नदी में बहा देती हैं। और जिस नदी पे वो बहाती हैं उसका नाम क्या रहता है कि ये चरमावती नदी, ठीक है, ये चरमावती। और आज के समय पे इसको हम बोलते हैं चंबल, ठीक है। ये चरमावती नदी और ये चंबल, कहाँ पे है ये चरमावती नदी? ये जा रही, ये दिख रहा है आपको, ये यहाँ से चरमावती, ये। और इसी तरह ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो पहले कुछ और हुआ करते थे और अब कुछ और हो गए हैं। जैसे कि देखिए ये इंदौर है, ठीक है। इंदौर क्या हुआ करता था? इंद्रपुर। भोपाल भोजतल, विदिशा भेलसा, विदिशा को और दशाड़ भी बोला गया है। और फिर सोहागपुर को विराट नगरी, महेश्वर महिष्मती, शिवपुरी को नलपुर, उज्जैन को उज्जैनी, उज्जैन अवंती भी बोला जाता था पहले। फिर सांची को ककनम और खजुराहो को चेदी, ठीक है। अगर आपको नहीं दिख रहा तो ये PDF आपके पास जाएगी। और जो फोटोज़ वगैरह है ना, ये अगर आपको क्लियर विजिबल नहीं है तो ये PDF मैं आपको सेंड करूँगा, जैसा कि बताया मैंने। सॉल्यूशंस एंड ट्रिक्स चैनल पर आपको ज्वाइन हो जाना है, वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा और इसकी जो लिंक रहेगी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो आप इनको पता कहाँ पढ़ेंगे, इनको पढ़ेंगे अब अगले उसमें नया चैप्टर चालू होगा जो कि है महाजनपद। तो ये जो महाजनपद काल था, तो इसमें क्या पहले पढ़ लेते हैं कि 6th century BC ऑफ द 16 महाजनपदास अवंती एंड चेदी महाजनपद वर इन मध्य प्रदेश। यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों में अवंती और चेदी महाजनपद मध्य प्रदेश में था।
तो हमें जो है ना बाकी जो 16 की 16 है ना वो नहीं देखनी है, हमें केवल जो है जो हमारे एमपी में है अवंती और चेदी, क्योंकि अभी हम मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं तो केवल हम इसी पे फोकस करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस भी इसी से बनते हैं। आगे बढ़े तो अवंती को देखेंगे पहले। तो अवंती जो था देखिए, इन एशियन टाइम्स द मॉडर्न डे मालवा रीजन नियर उज्जैन वाज इन द अवंती महाजनपद। तो जो अवंती महाजनपद था उसको क्या बोला गया कि आज के समय में आधा हिस्सा मालवा का है उसमें और आधा हिस्सा उज्जैन का है। ठीक है, आई बात समझ में। और उस समय जो चंड प्रद्योत था वो अवंती का शासक हुआ करता था। साथ में मतलब ये पूरा मालवा का क्षेत्र तो था ही, साथ में कुछ यहाँ के भी कुछ पार्ट्स हुआ करते थे जो कि इसके अंडर में थे। अवंतिका का नया नाम जैसा कि मैंने बताया उज्जैन था, तो अवंतिका का जो था नया नाम वो था उज्जैन। और वहीं जो चेदी है ना इसका क्या है, खजुराहो, ये भी पहले बता दिया है। और ये सारा नाम पूछता है कि मतलब पहले क्या था और अभी क्या है, ऐसा ये सब क्वेश्चंस पूछे गए हुए हैं, तो ये सारी चीज़ों को आपको याद रखना है। अवंती, और ये इसका जो कैपिटल था ना, पहले राजधानी जो थी ये उज्जैन ही थी। और साथ में जो ये चेदी था ना इसका क्या था, इसका था सुक्तिमती। ये किसके अकॉर्डिंग था, महाभारत के अकॉर्डिंग। महाभारत में इन सब चीज़ों का जिक्र है। और ये युग कौन सा था, जैसा कि मैंने बताया ये था महाजनपद युग। ठीक है, अब इसके बाद जो आता है वो आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। इसे आपको इंडियन हिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा क्योंकि अपने एमपी से ना इसका कुछ भी प्रमाण नहीं मिलता, कोई भी साक्ष्य नहीं मिलते। अपना एमपी ये है इधर पे, और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था वो इतने तक ही था, तो इसलिए ये इंडियन हिस्ट्री का पार्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर बस इतना ही याद रखना है कि ये जो हड़प्पा हो गया, मोहनजोदाड़ो, सुत्तागेंडोर और ये चंदहुदड़ो, ये सब कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। ये नाम आप ढूंढ सकते हैं यहाँ पे। ये हड़प्पा हो गया और ये मोहनजोदड़ो कहाँ पे है, ये है मोहनजोदड़ो। और सुत्तागेंडोर कहाँ पे है, यहाँ पर है सुत्तागेंडोर ये। और पूछ लेता किस नदी के बगल पे है, तो ये है रावी नदी के बगल, और ये इंडस नदी, और ये है दस्ता, और ये भी इंडस नदी। वहीं ये रंगपुर जो है ये है अहमदाबाद, जो कि किसके बगल हो जाएगी, ये है मीर नदी के किनारे ये बसा हुआ है रंगपुर। और ये कालीबंगन ये है राजस्थान में, जो कि किसके बगल, घग्गर नदी के बगल, घग्गर नदी के बगल है किनारे। और ये लोथल भी है ना, ये भी है अहमदाबाद में, अहमदाबाद में, जो कि किस नदी के बगल पे है, साबरमती और भोगवा। वहीं ये बनावली कहाँ पे है, हरियाणा में है, जो कि सरस्वती नदी के बगल। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूरी तरीके से मॉडर्न थे। मॉडर्न का मतलब ये होता है कि साम्राज्य और व्यापार वगैरह यहाँ से देखने को मिलता है। और अब जैसे बचपन में हमें दादा दादी लोग या हमारे घर के बड़े बुजुर्ग लोग जो रहा करते थे वो कहानियाँ सुनाया करते थे। कहानियाँ ऐसी हुआ करती थी जैसे कभी कोई राजा राजाओं की हो गई है ना, या फिर किसी की देवी देवताओं की हो गई है ना। मतलब एक मेनली कैरेक्टर ये रहता था कि एक हीरो रहेगा और एक विलन रहेगा, बुराई पे अच्छाई की जीत होती है। और वही जो कथाएं थी ये एक दूसरे को पास करते जा रहे थे, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है चली जा रही थी। और इसी को हम लोग बोलते हैं, जो मैंने उतने टाइम बोला था कि इसका मतलब आगे आपको पता चलने वाला है, अनुश्रुतिगम्य। और फिर अब कुछ सालों बाद ऐसा होता है कि यहाँ आती है बाढ़ है ना, एकदम तबाही आती है। हालांकि अभी भी इसमें कुछ लोग का मतभेद है कि कैसे ये सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हुई। तो कोई बोलता है कि मतलब आर्यंस के आने की वजह से, उनके अटैक से सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हुई। फिर धीरे धीरे चीज़ें सब कुछ नॉर्मल होती गई। नॉर्मल होने के साथ साथ मतलब जैसे सिंधु घाटी सभ्यता थी वैसे ही नॉर्मल परिवार बसता चला गया। वैसा तो है नहीं कि पूरी पृथ्वी समाप्त हो गई, कुछ लोग बचे, फिर उसको कंटिन्यू किए चीज़ों को। और इन सब चीज़ों का अब हमारे पास कोई भी मतलब लिखित कोई भी प्रूव नहीं है, ना हमारे अभी पुरातत्विक कुछ भी स्रोत मिला है ना। तो इसको हम बोल देते हैं ट्रांजिशन फेज।
क्योंकि इसके सिंधु घाटी सभ्यता के बाद से, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद से, और फिर उसके बाद जब आर्यंस आते हैं उसके बाद से हमारा इनके और इनके बीच का जो भी डिफरेंस है ना, मतलब के बारे में भी हमको कुछ भी नहीं मालूम है ना। तो इसी को हम लोग बोल देते हैं ट्रांजिशन फेज। तो जब ये इंडस वैली सिविलाइजेशन और आर्यंस आ गए तो तब से फिर नया दौर चालू होता है, सब कुछ सामान्य होता है ना। फिर आते हैं एक दिन आर्यंस हमारे यहाँ, और अब तक जो है सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो चुकी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आते हैं हमारे यहाँ आर्य। तो ये लोगों का मानना था कि ये लोग जो है देवलोक से आए हैं ना, ये ऐसा बताते थे लोगों को कि ये लोग देवलोक से आए हैं, और इनको जो है संस्कृत भाषा की बहुत ज़्यादा मतलब नॉलेज थी उस टाइम पर। तो धीरे धीरे वहाँ के लोग इन पर विश्वास करना चालू कर दिया। तब आर्यों ने क्या किया कि संस्कृत भाषा को हमारे भारत में बढ़ाया उस चीज़ों को, क्योंकि हमारे भारत में ऐसा होता है ना कि कोई भी नई भाषा आती है, जैसे आप चाहे फ्रेंच ले लो या फिर इंग्लिश ले लो, तो जो भी यहाँ बोलता है तो वो अपने आप को एलाइट क्लास का समझने लग जाता है, मतलब कि एक तरीके से सुपीरियर मानता है अपने आप को, है ना, कि हमसे इंग्लिश आती। तो उसी तरह उस टाइम पर भी इस चीज़ का ट्रेंड चल रहा था संस्कृत भाषा का। तो जो वहाँ के लोग थे तो वो लोग भी संस्कृत सीखने लगे, आर्य लोग तो आए ही हुए थे तो संस्कृत सिखाने लग गए। तो अब वेद और उपवेद का एज आ चुका था, तो इस वजह से उस टाइम पर संस्कृत भाषा एकदम सुपीरियर लैंग्वेज हुआ करती थी। इसके बाद जब वेद और उपवेद अपनी चरम सीमा पर थी तो उसी को हम बोल देते हैं वैदिक एज। यही है वैदिक एज। इसमें क्या हुआ कि कार्य के हिसाब से, मतलब जो वो काम किया करते थे उसके हिसाब से इसमें 4 क्लासेस डिवाइड किया गई। पहली क्या थी? ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। ठीक, तो ब्राह्मण में क्या होता था कि जो उपदेश दिया करते थे, जो ज्ञान बांटा करते थे, उनको ब्राह्मण के कैटेगरी में रखा गया, और ये सबसे ऊपर हुआ करते थे उस टाइम पर। और फिर हुए क्षत्रिय, जो धर्म की रक्षा करते थे, जो सबकी रक्षा करते थे, जो इन सब का कार्यभार संभाला, उनको बोल दिया गया क्षत्रिय। और जो व्यापार किया करता था उन्हें बोल दिया, जो व्यापार किया, खेती किया, है ना, तो उसको बोल दिया वैश्य। और शूद्र क्या हुआ करते थे? जो कि सेवा प्रदान किया करते थे, सेवा देते थे, है ना, कुछ भी कोई काम हुआ जैसे और इनका क्या रहता था काम कि ये इनके अंडर पे भी थे, इनके अंडर पे भी थे, और ब्राह्मण के भी अंडर में रहा करते थे। तो पहले क्या होता था कि पहले एक ही परिवार में 4 तरीके के लोग हुआ करते थे। मतलब अगर एक कोई परिवार जिसमें कि 4 लोग हैं, तो अगर कोई उसमें उपदेश दे रहा है तो वो ब्राह्मण बन गया। अगर उसमें कोई रक्षा कर रहा है तो उसको बोल दिया गया क्षत्रिय। अगर उसमें कोई जो है व्यापार कर रहा है तो उसको बोल दिया वैश्य। और अगर कोई सेवा प्रदान कर रहा है तो उसको बोल दिया शूद्र। तो ऐसे ही जो है क्लासेस डिवाइड हो जाती थी, और ये चीज़ अच्छी भी थी कि मतलब कार्यों के हिसाब से जो है ये डिवाइड हुए थे। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जो अच्छी चीज़ थी ना, यही एक अभिशाप में बदल गई। अभिशाप में ऐसे जो फिर बाद में ऐसा होता है कि जैसे ब्राह्मण लोग बोले कि नहीं भाई, हमारा जो पुत्र होगा वो वही ज्ञान देगा। क्षत्रियों ने बोला कि जो हमारे जो पुत्र होंगे वही केवल लड़ सकते हैं, वही केवल रक्षा कर सकते हैं। वैश्यों ने भी बोला कि ठीक है, व्यापार हम जो हमारा मतलब व्यापार में तो ऐसा होता ही है कि जो अगर कोई किसी का पिता कर रहा है तो उसका पुत्र भी उसी चीज़ को संभालता है। तो इन सब चीज़ों में ना सबसे ज़्यादा अगर क्षति हो रही थी लोगों की, तो वो हो रही थी इस कैटेगरी की, शूद्र कैटेगरी की, क्योंकि ये सबसे नीचे हुआ करते थे। अब इनको ऐसा होता था कि अब इनमें कोई भी पुत्र हुआ, अब उसको अगर मान लो वेद वगैरह सीखना है तो वो नहीं सीख सकता था, या फिर उसको अगर लड़ना था तो उसको नहीं लड़ने दिया जाता था, और ना तो उसको जो है ये वाला काम दिया जाता था व्यापार करने का। तो अब इनको क्या, इनकी मजबूरी रह गई थी कि ये केवल और केवल सेवा दे सकते थे और कुछ नहीं। तो धीरे धीरे ऐसा क्या हुआ कि इन पे जुर्म होता चला गया। तो ये क्या होता है, फिर यही चीज़ जो है आगे चल करके नए धर्म का रूप लेता है। मतलब क्या होता है कि जैसे लोग परेशान हो रहे थे तो उसी कारण जो है नए नए धर्म वहां से बनना चालू हुआ, जिससे कि यहाँ से पूरा जाति का मतलब ही बदल गया। तो सबसे पहले जैन धर्म आते हैं, जैन धर्म चालू हुआ। तो उसमें क्या होता है कि ये भी आगे चल के डिवाइड होते हैं, किसमें? श्वेतांबर में और दिगंबर में। क्या होता है कि लेकिन जो जितना बौद्ध धर्म लोगों के अंदर ज़्यादा फैला ना, उतना ये जैन धर्म नहीं फैल पाया। तो ऐसे में क्या हुआ कि जो शूद्र लोग थे, या जिनको अगर मान लो व्यापार भी नहीं करना था, मेनली यही 2 कैटेगरी थी। तो ये दोनों क्या किए, जैसे कुछ लोगों ने जैन धर्म को
फॉलो कर लिया या कुछ लोगों ने बौद्ध धर्म को फॉलो कर लिया। हालांकि ये सब आप लोग जो है इंडियन हिस्ट्री में पढ़ने वाले हो एकदम डीप से। तो अभी अब हम लोग स्टार्टिंग करते हैं अपनी पौराणिक इतिहास के बाद की जो चालू होती है। तो उसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे हर्यक, फिर इसके बाद आते हैं शिशुनाग, फिर इसके बाद आते हैं नंद वंश। लेकिन हम लोग इसके बाद जो कि मौर्य साम्राज्य चालू होता है वो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारे लिए भी यही इंपॉर्टेंट है। बाकी की चीजों को हम इंडियन हिस्ट्री में कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको हिस्ट्री से पूरा कनेक्ट होना है तो आप लोग ये एक यूट्यूब पे डालिएगा भारत एक खोज। ये पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसको आप लोग धीरे धीरे एक एक एपिसोड डेली अगर आप फ्री रहें तो इसको देखना चालू करें। इससे क्या होगा कि आप हिस्ट्री अगर जब आप पढ़ेंगे ना तो वो इंटरेस्टिंग लगने लगेगी आप, तो आप इसको देख सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारे एमपी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य के जो फाउंडर थे वो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य की अगर हम बात करें तो इनके गुरु थे। इनका नाम क्या था? चाणक्य था, जिन्हें हम विष्णुगुप्त से नाम से भी जानते थे। और एक नाम और था जो कि था कौटिल्य। कौटिल्य नाम भी था इनका। और ये चीज़ पूछी गई थी सब इंजीनियर मैकेनिकल वालों को 2017 में कि चाणक्य का दूसरा नाम क्या था। तो जवाब क्या देंगे? विष्णुगुप्त। और इन्होंने ही अर्थशास्त्र लिखा। क्या लिखा? अर्थशास्त्र। ठीक, जो कि किससे रिलेटेड थी? वो रिलेटेड थी राजनीतिक अर्थव्यवस्था से। ठीक, और फिर चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन संभालता है मौर्य साम्राज्य? बिंदुसार। थोड़ा ये पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इन मौर्य पीरियड द वेस्टर्न पार्ट ऑफ मालवा was known as Avantika, whose capital was Ujjain, and eastern part was known as Akra, whose capital was विदिशा। मतलब कि मौर्य काल में मालवा का पश्चिमी भाग अवंतिका के नाम से जाना जाता था, जिसकी राजधानी उज्जैन थी, और पूर्वी भाग अक्र नाम से जाना जाता था, जिसकी राजधानी विदिशा थी। तो क्या होता है कि बिंदुसार के दो बेटे थे। तो एक को उन्होंने क्या किया? एक को उन्होंने तक्षशिला का राज्यपाल बनाया और एक को उन्होंने उज्जैन का राज्यपाल बनाया। और जिनको उज्जैन का राज्यपाल बनाया उनको हम जानते हैं, वो हैं सम्राट अशोक। तो बिंदुसार के गुजर जाने के बाद उनके बेटों पे संघर्ष होता है, जिसमें कि अशोक जीतते हैं। और अशोक, ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपने 6 भाइयों को मारने के बाद जो है ये राजगद्दी हासिल की थी। और अभी चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में बहुत कुछ बताना था, लेकिन वो अब हम इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हम केवल जो मध्य प्रदेश से रिलेटेड है ना, केवल वही चीज़ पढ़ेंगे। क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं, जब इंडियन हिस्ट्री हम पढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ों को हम इंडियन हिस्ट्री में नेगलेक्ट कर देते हैं। इसी तरह जब हम एमपी की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें इंडियन हिस्ट्री को नेगलेक्ट कर देंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ कुछ ऐसे एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि MPPSC AE की बात कर लेते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर की। तो उसमें क्या रहता है, केवल और केवल मध्य प्रदेश का ही जो हिस्ट्री रहता है वो बस आता है ना। उसमें इंडियन हिस्ट्री आती ही नहीं है। तो इसलिए जो है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाने वाली है वीडियो। ऐसा नहीं कि सबके लिए नहीं, सबके लिए है, लेकिन सबके लिए क्या रहेगा कि ये तो पढ़े ही पढ़े, साथ में इंडियन हिस्ट्री को भी पढ़ें। तो जैसा कि मैंने बताया था कि बिंदुसार ने इनको कहाँ का राजा बनाया? उज्जैन का, यानी कि अवंती का। तो अवंती जो है इन्हीं के द्वारा जीता गया था। इन्होंने ही अवंती को जब यहाँ के वो राज्यपाल थे तब इन्होंने ही बिंदुसार के अंडर पे रह करके अवंती पर जीत दिलाई थी। इसीलिए उनको जो है अवंतिका या फिर उज्जैन का राज्यपाल बना दिया गया। तो जब राज्यपाल का पद ग्रहण करने जा रहे थे तो उनकी मुलाकात होती है, एक कन्या से जो है मुलाकात होती, जिनका नाम क्या था? विदिशा महादेवी। और इन्हीं के नाम पर जो विदिशा नाम है ना, यही इन्हीं के नाम पर ही पड़ा। ठीक है, क्योंकि इस विदिशा का नाम तो मैंने बताया था पहले क्या था? भेलसा था। तो विदिशा से उनका जो है क्या होता है, फिर विवाह होता है। ठीक, उनको पसंद कर लेते हैं, जिनसे उनको 2 संतान होती हैं, जिनका पुत्र महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्र। ठीक, तो ऐसा कहा जाता है कि जब अशोक वहाँ के राजा बन गए
तो उन्होंने 8 साल तक बहुत ही निर्दयता के साथ वहां पे राज। यहाँ निर्दयता का मतलब क्या है कि मतलब बहुत ही अपने राज्य को लेकर के बहुत ही सशक्त थे, बिल्कुल अपने राज्य को जीतने के लिए, अपने राज्य को बचाए रखने के लिए, मतलब उसके लिए कुछ भी कर सकते थे। लोगों के अंदर बिल्कुल डिसिप्लिन रखा था इन्होंने, ठीक। और कुछ लोगों के हिसाब से वो बहुत बेकार लगता था उनको कि हम डिसिप्लिन पे रहे, और कुछ लोग को लगता था कि हाँ भाई ये सही है, ये जैसा ये कर रहे हैं वो सही चीज है। तो जैसा कि आपको पता है कि इन्होंने ही कलिंग का युद्ध भी लड़ा था और कलिंग को अपने मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। और कलिंग के युद्ध के 2 वर्ष पहले ही बौद्ध धर्म जो था ना बहुत ट्रेंडिंग पे चल रहा था। तो फिर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया, जिससे कि उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। हृदय परिवर्तन मतलब कि जैसा उनके बारे में कहा गया कि वो निर्दयता के साथ कर रहे थे राज, तो वो एकदम शांत स्वभाव के हो जाते हैं, तो लोग उन पसंद करने लगते हैं, फिर सारे लोग उनको पसंद करने लग जाते थे। तो क्या होता था कि उनको सम्राट की उपाधि भी दी गई। यहाँ पे देखिए एक फैक्ट बताता हूँ मैं आपको। फैक्ट ये था कि अशोक था, है ना, अशोक का पिता जैसा मैंने बताया क्या था, बिंदुसार, और उनके पिता का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, इन्होंने जैन धर्म को अपनाया। और बिंदुसार ने क्या किया, इन्होंने आजीविका, एक तरीके का ये जो है नास्तिक होता है धर्म, नास्तिक ही समझ लीजिए। और अशोक ने क्या किया, बौद्ध धर्म, मतलब तीनों अलग अलग धर्म ये लोगों ने अपना लिया। तो इसलिए जो है मौर्य साम्राज्य के बारे में जो हिस्ट्री मिलती है वो हमें बौद्ध के ग्रंथों से मिलती है। कौन से बौद्ध के ग्रंथ से मिलती है, एक सामंत पशादिका नाम से जो है उल्लेख है, किसके द्वारा, बुद्ध घोष द्वारा, ठीक। तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं। अशोक ने अवंती महाजनपद जीता और बिंदुसार के शासन के दौरान मौर्य साम्राज्य में विलीन हो गया। विलीन यानी कि मर्ज्ड हो गया। इसका उल्लेख बुद्ध घोष के सामंत पशादिका में मिलता है। और फिर बिंदुसार ने अशोक को अवंती राजधानी उज्जैन का राज्यपाल नियुक्त किया। तो ये सारी गौरव गाथा जो थी ना कि ये जो जीत जाते हैं और यहाँ का राज्यपाल वगैरह जो बनाया जाता है, तो ये सारा जो है किस में मिल जाएगा आपको, सामंत पशादिका में मिल जाएगा ऑफ बुद्धा घोष। अब क्या होता है कि अशोक जो बौद्ध धर्म से बहुत ही ज्यादा प्रेरित रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, जहाँ पे गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, और पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ पे, तो वहां पे वो जाते हैं और वहां पे उन्होंने क्या बनवाया, अशोक चिन्ह, ठीक है, अशोक स्तंभ यानी कि अशोका पिलर, और जिसको हम इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, द लायन कैपिटल स्कल्पचर। और ये सवाल पूछा भी जा चुका है सब इंजीनियर 2017 में, मैकेनिकल वालों को ही, कि द लायन कैपिटल स्कल्पचर एट सारनाथ बिलोंग टू विच किंग। तो अशोक नाम आप याद रखिएगा। और भारतवर्ष में क्या हुआ ना कि ये जो अशोक स्तंभ था ये एक चिन्ह ही नहीं बल्कि अपने भारत के लिए एक ग्रंथ साबित हुआ, जिसको कि राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया। ये देखिए, ठीक है, इतना। तो अभी हमने 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट देखा। पहला तो ये कि सामंत पशादिका में मिला, क्या मिला, इनको जब वहां पे उज्जैन का राज्यपाल बनाया गया था। और दूसरा क्या, सारनाथ में स्थित सिंह चतुर्मुख स्तंभ अशोक ने बनवाया था। और अच्छा, क्या आपको पता है कि ये जो सत्यमेव जयते है ये कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है अपने मुंडका उपनिषद से, है ना। सत्यमेव जयते यानी कि सत्य पे विजय। और हालांकि इस अशोक स्तंभ में अभी अभी रिसेंटली कंट्रोवर्सी भी हो गई, जब 11 जुलाई 2022 को अपने वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अनावरण किया ऐसे ही अशोक स्तंभ का। कहाँ पे, जो अपना नया संसद भवन बन रहा है उस पर ये अनावरण किया गया। और कंट्रोवर्सी सारी क्या हो गई कि जो देख सकते हैं आप लोग कि उनके जो दांत थे ना वो निकले हुए हैं, लेकिन जो अशोक स्तंभ जो था रियल वाला, ओरिजिनल वाला, उसमें दांत नहीं। तो सारी विपक्ष की पार्टियां जितनी थी तो वो जो है सवाल उठाने लग गई, और इसी कारण जो है ये कंट्रोवर्सी का रूप एक तरीके से ले लिया। और फिर जब वो सारनाथ से वापस आए, सारनाथ गए हुए थे, कहाँ पे सारनाथ, कहाँ पे है, ये सारनाथ यहाँ पे है। और जब सारनाथ से वो वापस आए कहाँ, सांची में आए। तो सांची में क्या किया उन्होंने, यहाँ पे स्तूप बनवाया। तो सांची का स्तूप अशोक द्वारा बनवाया गया था। और ये सवाल न जाने कितने ही एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, चाहे वो PW 2013 का एग्जाम हो, या फिर सब इंजीनियर 2016 का एग्जाम हो, या तो फिर 2017 का कांस्टेबल का एग्जाम हो, या अभी रिसेंटली हुए MPPSC AE के 2022 का एग्जाम हो। उन सभी में यही पूछता है कि सांची का स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया है। तो आप
उम्मीद करता हूँ कि अशोक नाम आपको नहीं भूलने वाला। और ये देखिए ये सांची है यहाँ पे एकदम, ठीक है। और कहा जाता है कि यहीं पे एक सांची की पहाड़ी है, उस पे क्या है, आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है, ठीक है, जिसको किसने बनवाया, सर जॉन मार्शल ने। कब बनवाया था, 1919 में। और गौतम बुद्ध के 2 प्रिय शिष्य हुआ करते थे, जिनकी अस्थियां जो है ना यही सांची स्तूप में है। और ये सांची का तीसरा स्तूप है यहाँ पे, मतलब वहाँ पे भी बहुत सारे स्तूप बने हुए हैं, जैसे कि एक ये बताया था और एक ये है ना। तो उसमें जो है इस वाले में इनकी अस्थियां रखी गई, किनके, जो उनके शिष्य हुआ करते थे। शिष्य कौन थे, सारिपुत्र और महामोगलयान, ठीक है, सारिपुत्र और महामोगलयान। तो भगवान बुद्ध के शिष्यों सारिपुत्र और महामोगलयान के अवशेष सांची में रखे गए थे। और अवशेष के रूप में क्या था, अवशेष के रूप में आपका उनकी अस्थियां थी। और ये सवाल भी किसमें पूछ चुका है, एक ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था, ठीक है, 2013 में, और पटवारी का एग्जाम हुआ था 2018 में। तो ये चीज़ों को भी आपको याद रखनी है। और ऐसे ही उस अशोक ने क्या किया था, कुल 84,000 स्तूप इन्होंने बनवाए अलग अलग जगहों पर। तो फिर इसी तरह अशोक कहाँ जाते हैं, अब जाते हैं जहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। कहाँ भगवान गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी, नेपाल में, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पर उन्होंने एक वहाँ पे भी स्तूप बनवाया, तो वहाँ पर जो स्तंभ बनवाया उसका नाम था रुम्मिन देई स्तंभ, जिसमें उन्होंने ब्राह्मी लैंग्वेज में यानी ब्राह्मी लिपि में क्या लिखवाया, पियदस्सी और देवनाम प्रिय। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, पियदस्सी का मतलब है कि जो दूसरों पर दया करे, भाव करे, ठीक है, उसका नाम उसका मतलब था पियदस्सी। और देव नाम प्रिय का मतलब था जो देवों का प्रिय हो। ये चीज उसमें रुमिनदेई स्तंभ में लिखवाया। क्या लिखवाया था, अभिलेखों में। कौन से अभिलेखों में, रुमिनदेई के अभिलेखों में अशोक का उल्लेख पियदस्सी एवं देवनाम प्रिय के रूप में किया गया है। और इन्हीं की ही तरह एक और राजा बाद में आते हैं। कौन थे वो थे ये कनिष्क, जो कि किससे, कुषाण साम्राज्य से थे। और आए कहाँ से थे, आए ये लोग चीन साइड से आए थे अपने यहाँ, ठीक है, ये चीन साइड से यहाँ अपने यहाँ आए थे। और ये लोग भी बहुत ही धार्मिक थे, है ना, जैसे जो कनिष्क था ये भी बहुत जो है धार्मिक था, इसी ने कुषाण साम्राज्य को बढ़ाया। तो ये भी बहुत धार्मिक था, ये भी बुद्ध को फॉलो करता था। तो इसका नाम भी क्या पड़ गया, इसका नाम अशोक II पड़ा, यानी कि सेकंड अशोक, है ना, अशोक द्वितीय। और बौद्ध धर्म में जो है 3 तरीके के ट्रेडिशंस हुआ करते थे। कौन कौन से थे ट्रेडिशन, एक था थेरवाद, एक था महायान और एक था वज्रयान, ठीक। तो ये इन तीनों ट्रेडिशंस में से ये जो महायान था ना, इसको फॉलो किया करता था कौन, कनिष्क फॉलो किया करता था। और इसी के ही रहने पर जो है बुद्धिस्ट काउंसिल, यानी कि जिसको हम बौद्ध समिति बोलते हैं, कौन सी हुई, चौथी। हालांकि जो ये कनिष्क साम्राज्य था ये अपने मध्य प्रदेश में पूरी तरीके से रूल नहीं किया इसने, लेकिन फिर भी इसके जो सिक्के थे ना वो शहडोल जिले में मिले थे, ठीक। तो इधर मध्य प्रदेश में इनका जो है कोई भी रूलिंग एरिया नहीं था, लेकिन इनका रूलिंग एरिया कहाँ था ज़्यादातर पता है, ये था पेशावर साइड, यहाँ पे, है ना, ये ज़्यादा इनका जो है रूलिंग एरिया था, इसीलिए वहाँ से इनका एक स्तूप भी मिलता है। हालांकि इतना डीप में हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग वापस चलते हैं अशोक की तरफ। बाद में क्या होता है कि अशोक अपने राज्य को लेकर, साम्राज्य को लेकर के उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रह जाते हैं, और ऐसे ही मौर्य साम्राज्य था वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है। और जो इनका लास्ट रूलर रहता है मौर्य साम्राज्य का, वो था बृहदत्त। अब क्योंकि मौर्य साम्राज्य की ये आखिरी राजा था और वो उतना ज़्यादा फल फूल भी नहीं रहा था, तो ऐसे में क्या होता है कि इसका एक सेनापति था जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। तो वो क्या करता है, वो बृहदत्त को मारकर शुंग राजवंश की जो है स्थापना करता है। और जो इस शुंग राजवंश था, ये लोग ऐसा मानते थे कि इनके जो एंसेस्टर्स थे, यानी कि इनके जो पूर्वज थे, वो उज्जैन में जो है, उज्जैन से थे। तो द एंसेस्टर्स ऑफ शुंग ओरिजिनेट फ्रॉम उज्जैन। तो अब क्या होता है कि अशोक तो चले गुजर चुके थे, लेकिन जो ये पुष्यमित्र शुंग आता है ना, इसके अंदर जो है अहंकार भरा रहता है। अब क्या होता है, चारों तरफ अशोक की चर्चा थी, क्योंकि अशोक बहुत ही अच्छा राजा उनको मानने लग गए थे सब लोग।
तो क्या होता है कि चारों तरफ उनकी चर्चाएं थी, इसको और भी ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। इनके जो मंत्री हुआ करते थे तो वो इनको बोले कि जब तक लोगों के दिल में अशोक बसे हुए हैं तब तक तो आपका राज्य करना कोई मतलब ही नहीं बनता। तो फिर ये क्या करते हैं, आगे चल करके ये सांची के स्तूप जो उन्होंने बनवाया था अशोक ने, इसको नष्ट करने लग जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्या था, द सांची स्तूप वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द सुंग रूलर पुष्यमित्र सुंग, यानी कि सांची का स्तूप को सुंग शासक पुष्यमित्र सुंग ने नष्ट किया। बताइए, ऐसे ऐसे राजा थे। अब एक राजा थे यहाँ पे साउथ साइड, देख लीजिए, मतलब एक इनको देख लीजिए सुंग को, जो यहाँ पास थे, और उसी के टाइम पर एक थे ये चोल राजा। ठीक है, चोल राज्य में क्या होता है कि यहाँ पे एकदम वेल ऑर्गेनाइज्ड सब कुछ चल रहा था, यानी कि सुसंगठित टाइप में जो है यहाँ की चीजें चल रही थी। बस इसी की वजह से ये बहुत ही पावरफुल हुआ करते थे। और इन्हीं के एक राजा हैं राजराज चोल जी, जिन्होंने क्या करवाया था, बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था। कहाँ पे, तंजावुर में बनवाया था। तो इन्होंने 400 साल तक जो है राज किया था इस चोल राजवंश ने। और एक यहाँ है पुष्यमित्र सिंह। अब ये क्या देखिए, पूरा सांची वगैरह जितना बना हुआ था सब तोड़ दिया था इन्होंने। ठीक है, तो क्या होता है ऐसे में, एक और राजा होते हैं सातवाहन वंश के। तो ये लोग जो है ना 3री सेंचुरी में आते हैं। जो सुंग था, ठीक है, जो सुंग वंश था, इसको समाप्त करता है कौन, कण्व वंश। और फिर इसको समाप्त करके कौन आता है, ये आते हैं सातवाहन वंश। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक बार ये पढ़ लेते हैं। सातवाहन राजवंश का 3री सदी के दौरान मध्य भारत पर नियंत्रण था। ये पूरा सातवाहन का एरिया है ये यहाँ पास मध्य भारत पर। ठीक, और ये इनका जो है लीडिंग एम्पायर था ये। ठीक है, इधर इधर। अब इन्हीं का एक और राजा था जो कि था ये गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो इन्हीं के टाइम पर ही जो है ये सातवाहन राजवंश जो था वो बहुत ही फला फूला। ठीक, तो मालवा वॉज कॉन्कर्ड इन 2nd सेंचुरी बाय गौतमीपुत्र सातकर्णी। 2री शताब्दी में गौतमीपुत्र सातकर्णी ने मालवा पर विजय प्राप्त की थी। अगर आपको इनके बारे में जानना है तो ये एक मूवी है गौतमीपुत्र सातकर्णी, ये आप यूट्यूब पे डालेंगे तो आपको ये पूरी मूवी देखने को मिलेगी। आप इससे देख करके अगर आप कनेक्ट होना चाहते हैं स्टोरी से तो वो आप देख सकते हैं। हालांकि अभी ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन बस इतना ही आता है, पूछता है कि मालवा पे किसने राज किया था, और ऐसे ही ऑप्शन दे देगा अलग अलग। तो इन्हीं की तरह और भी राजवंश आए सातवाहन के बाद जो है आए, जैसे कि ये कुशाण तो बता दिया। इसके बाद आते हैं शक वंश। ये लोग भी विदेशी ही थे। इनमें एक रुद्रदामन नाम का, ठीक है, रुद्रदामन नाम का एक राजा हुआ जो कि उज्जैन में जो है इन्होंने राज किया। और हालांकि इन सब में ज़्यादा कुछ पढ़ने को है नहीं क्योंकि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, है ना। तो आगे देखते हैं हम क्या होता है। फिर एक हैं चालुक्याज ऑफ बादामी। ये भी अपने मध्य प्रदेश से नहीं थे, ठीक है, ये यहाँ से थे। देखो ये, अब ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी क्या रहता है कि सवाल पूछ लेगा और आपको ये अलग अलग जैसे बोल देगा, पल्लव और चोल दे देगा, चालुक्य दे देगा, ठीक है, पल्लव दे देगा, और उसमें ऑप्शन में बोल देगा कौन कौन मध्य प्रदेश में मतलब राज किए इनमें से। तो अब चालुक्याज ने नहीं किया, तो एक बार ऐसा शायद सवाल पूछा भी था। तो ये याद रखिएगा, चालुक्याज और बादामी कहाँ के थे, ये सब साउथ के ही थे राजा। तो इसके बाद अब हम लोग देखेंगे क्या, वाकाटाक राजवंश, ठीक है। हालांकि इसके पहले भी बहुत सारे राजवंश थे, जैसे कि नाग राजवंश, फिर इसके बाद अभीर, इसके बाद बोधि तथा मग राजवंश। तो थोड़ा सा हम लोग ये वाकाटाक के बारे में देख लेते हैं क्या था। ये इनका एरिया यहाँ तक है, देखिए ये भी ज़्यादा अपने एमपी में नहीं थे, है ना, एमपी अपना इतना था, तो ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि वाकाटाक के जो फाउंडर थे, जो संस्थापक थे, कौन थे, जो कि विंध्यसेन थे। और फिर बाद में इनका पुत्र प्रवरसेन संभालता है, और प्रवनसेन के बाद आता है रुद्रसेन। तब देखो यही चीज़ें हैं कि अब अपने को रटना पड़ जाता है कौन किसके बाद आया, इसलिए इन सब चीज़ों को हम लोग इंडियन हिस्ट्री में कवर करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम लोग को रिलेट करना से आसान लगने लगता है ना जब अपन पूरी स्टोरी जानते हैं। अब यहाँ पर हम पूरी स्टोरी अगर क्लियर करने लग जाएंगे तो फिर पूरा टाइम इसी में निकल जाएगा। फिर तो इंडियन हिस्ट्री पढ़ लो, चाहे तो मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ लो। इसलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे किस पे, ये है गुप्त राजवंश, जिसके संस्थापक कौन थे, श्री गुप्त थे, है ना। और ये गुप्त राजवंश में भी देखो बहुत अनेकों राजा थे, मतलब चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त,
चंद्रगुप्त टू, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त और विष्णुगुप्त। लेकिन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन है? ये चंद्रगुप्त टू। ये एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। उज्जैन वॉज द कैपिटल ऑफ एंशियंट अवंती एंड रूल्ड बाय द किंग विक्रम आदित्य। यानी कि मतलब है उज्जैन प्राचीन अवंती की राजधानी थी और राजा विक्रमादित्य द्वारा शासित था। और इन्हीं के शासन काल में जो ये गुप्त राजवंश था वो बहुत ही फला फूला, और अब तक की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो थी संस्कृत। इनके शासन काल में जो है धर्म और संस्कृति वगैरह थी जो वो इनके राज में बहुत ही उन्नति की। और फिर इन्होंने ही क्या किया था, रुद्रदामन जो था ना उस शक वंश का, उसको इन्होंने हराया था। और वो कहाँ राज कर रहा था? उज्जैन में राज कर रहा था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने उनको हराया था और हराने के बाद उज्जैन को कब्जा किया और वहाँ पे ही अपनी जो है अपनी राजधानी भी उसी को चुना। और ऐसा कांस्टेबल 2017 में पूछा, 2017 कांस्टेबल में, कि उज्जैन प्राचीन अवंती की राजधानी थी और वहाँ के शासक कौन थे उस टाइम पे। तो यहाँ पे ऑप्शन में राजा विक्रमादित्य आपको मिलेगा, तो आप लोग टिक कर दीजिएगा। अब ये विक्रमादित्य कौन थे? ये इन्होंने ही अपने आप को उपाधि दी थी। कब दी थी? जब इन्होंने शाक वंश के रुद्र दामन को हराया था, है ना, और उज्जैन उससे कब्जिया लिया था, तब उन्होंने अपने आप को ये उपाधि दी थी राजा विक्रमादित्य की। और ये कालिदास जी थे, है ना, संस्कृत पोइट थे, आपको पता ही होगा, इन्हीं के टाइम पे थे। इनके बारे में भी मैं बता रहा हूँ। और आगे बढ़ें तो इनकी एक कुल देवी थी, माता हरसिद्धि। इनका ऐसा मानना था कि इनके ऊपर, विक्रमादित्य के ऊपर इन कृपा थी, जिसके कारण वो कोई भी युद्ध नहीं हारता था। तो जब शाक वंश को, रुद्रदामन को जब हराने आता है, कहाँ पे? उज्जैन में, तो ये जो है इन्हीं का आशीर्वाद लेता है, हरसिद्धि माता का। उसके बाद जब उज्जैन में ये जीत जाता है जब उससे, तब वहीं पर उसने क्या बनवाया? माता हरसिद्धि के लिए एक ठो मंदिर भी बनवाया था वहाँ पे। तो ये चीज़ भी पूछी जाती कि विक्रमादित्य देवी हरसिद्धि के भक्त थे, तो पूछ लेगा कि हरसिद्धि माता के भक्त कौन थे, तो याद रखिएगा विक्रमादित्य। और कहाँ पूछेगा? ये पटवारी 2018 में पूछा है, ठीक है, कि माता हरसिद्धि के भक्त कौन थे। और जैसा कि मैंने बताया कालिदास जी के बारे में, इनके राज दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे, उन्हीं में से एक थे ये कालिदास जी। ठीक, आपको इनकी पोएम्स वगैरह तो आपने देखी होगी, सुनी होगी। तो ऐसा कहा जाता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ? उज्जैन में हुआ। ठीक है, ये उज्जैन यहाँ पे है। और इनको इंडियन शेक्सपियर भी बोला जाता था। ठीक है, तो देखिए, कालिदास हु इज नोन एज शेक्सपियर ऑफ इंडिया रिसाइडेड इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त टू। कालिदास जिन्हें भारत के शेक्सपियर के रूप में जाना जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। और फिर जब आगे बढ़ते हैं तो अब होती है हूणों की आक्रमण। तो हूणों का आक्रमण जो था ना वो पहले ही हो जाता। कब? जब गुप्त राजवंश चल रहा था, स्कंदगुप्ता का, स्कंदगुप्त का जब चल रहा था समय, तब उसी टाइम ये हूण होते हैं, ये आक्रमण करते हैं। और करारी हार के बाद फिर ये लोग वापस चले गए। फिर उसके बाद क्या होता है, 6ठी शताब्दी में ये लोग आते हैं और अपना वर्चस्व कायम करते हैं यहाँ पे। और ये हूणों का आक्रमण जो किया तो उसका नेता कौन था? तोर मार था। ठीक है, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बाकी बस इतना ही पढ़ना है कि इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? मिहिरकुल। और फिर इस मिहिरकुल को कौन हराता है? यशोधर वर्मन। और ये यशोधर वर्मन जब इसको हराता है मिहिरकुल को, तो इसको खदेड़ के भगा देता है मिहिरकुल को। और फिर यशोधर वर्मन का पूरा मालवा में, मालवा एरिया कौन सा था बताया था ना, ये पूरा मालवा का रीजन किसका हो जाएगा? यशोधर वर्मन का हो जाता है। और जब ये यशोधर वर्मन इससे जीतता है मिहिरकुल से, तो क्या करता है, अब जैसे हर कोई अपनी विक्ट्री को दिखाने के लिए, अपनी जीत को दिखाने के लिए कुछ ना कुछ बनवाता था, तो वैसे ही ये क्या बनवाता है, अपना विजय स्तंभ बनवाता है, जिसका क्या बोलते हैं, यशोधा वर्मन विक्ट्री पिलर। जो कहाँ पे बनवाया? मंदसौर जिले में पाया गया यशोधर वर्मन विजय स्तंभ सोंधनी में स्थित है। ठीक है, मंदसौर जिले में पाया गया यशोधर वर्मन विजय स्तंभ सोंधनी में स्थित है। यशोधर वर्मन्स विक्ट्री पिलर विजय स्तंभ फाउंड इन मंदसौर डिस्ट्रिक्ट इज सिचुएटेड इन सोंधनी। तो इसी तरह हर कोई जब जीतता है ना, तो हर कोई अपना विजय स्तंभ बनवाता है। जैसे कि राणा कुंभ जो थे चित्तौड़गढ़ में, शायद, हाँ, चित्तौड़गढ़ में उन्होंने बनवाया था अपना ये विजय स्तंभ। तो ये चीज़ों को आपको याद रखना है।
और ये चीज़ भी कहाँ पे, पटवारी 2017 में पूछा गया था। क्या पूछा था कि यशोधरावर्मन्स विक्ट्री पिलर विजय स्तंभ फाउंड इन मंदसौर डिस्ट्रिक्ट इज सिचुएटेड इन, और ऑप्शन में ये सोंधनी दिया हुआ था, तो इसको आप लोगों को याद रखना है। और ये देख लीजिए है विक्ट्री स्तंभ, ये पूरा सोंधनी में है, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ से हमारा होता है एंशिएंट हिस्ट्री समाप्त। तो अब बात करेंगे इसके बाद हम पूरा मेडिएवल हिस्ट्री के बारे में। और इसके बाद अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया यहाँ पर आज, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आज आपने कुछ नया सीखा है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को और लाइक कर दीजिएगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसको जल्द से जल्द आपका जो डाउट रहेगा वो दूर करने का कोशिश करूंगा। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा। और अभी हमने ज़्यादा डीप में कवर नहीं किया, ये एक तरीके से आप क्रैश कोर्स या फिर रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। मतलब मेरा मकसद ये था कि कम टाइम पे हर एक चीज़ को कवर कर दिया जाए एंशिएंट हिस्ट्री में, ठीक। तो वीडियो का अगर PDF आपको चाहिए होगा तो एक बार ये सॉल्यूशंस एंड ट्रिक्स पे आप जा करके वहाँ पे PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर और जय हिंद।